यूपी टेट एग्जाम के लिए अंग्रेजी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। 2020 में अंग्रेजी के जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। आप लोग सभी प्रश्न ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। ऐसे ही प्रश्न दोस्तों बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं यूपी टेट एग्जाम में, तो सभी प्रश्न ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इन पैसिव वॉइस। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पैसिव वॉइस में है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो यहाँ पर पैसिव वॉइस में कौन सा वाक्य है आपको पहचानना है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए तीसरे विकल्प में माई वॉच वॉज लॉस्ट, ये पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस में दोस्तों कार्य करने वाला सब्जेक्ट प्रधान नहीं होता है, बल्कि जिस पर कार्य हुआ है ऑब्जेक्ट वह प्रधान होता है। यहाँ पर माई वॉच पर क्रिया हुई है, तो यह क्या है, यह पैसिव वॉइस में है। नियम क्या है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अन्य विकल्पों में दोस्तों कर्ता स्वयं कार्य कर रहे हैं, जैसे कि टीचर हो गया, बॉयज हो गए, समवन हो गया, ठीक है, तो ये पैसिव वॉइस में नहीं है। माई वॉच वाज लॉस्ट ये पैसिव वॉइस में है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स इज द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। डू इट वाक्य का सही पैसिव वॉइस क्या होगा, यहां पर पूछा गया है। तो इसका सही पैसिव वॉइस होगा लेट इट बी डन। क्या होगा, लेट इट बी डन। यह दोस्तों एक इंपरेटिव वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य है। इंपरेटिव वाक्यों को पैसिव में बदलने का सूत्र है, सबसे पहले लेट फिर ऑब्जेक्ट फिर बी, लेट ऑब्जेक्ट फिर बी और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसलिए डू इट का लेट इट बी डन यहां पर होगा, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज प्लूरल, कौन सा शब्द बहुवचन है। तो देखिए दोस्तों यहां पर क्राइटेरिया क्या है, ये बहुवचन है। क्राइटेरिया शब्द क्राइटेरियन का बहुवचन है, ठीक है, तो यहां पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स इज इन प्लूरल, कौन सी संज्ञा बहुवचन है यहां पर बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स इज इन प्लूरल, कौन सी संज्ञा बहुवचन है। तो यहां पर माइस क्या है, ये बहुवचन है। माइस शब्द माउस का बहुवचन है, ठीक है, तो यहां पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, बिलियर्ड्स, न्यूज ऐसे शब्द हैं जो अंत में यस होने पर भी हमेशा एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। ही वॉज एन ऑर्फन एंड लिव्ड विथ हिज अंकल। इन द अबव गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द वर्ड ऑर्फन। देखिए दोस्तों वह एक अनाथ था और अपने चाचा के साथ रहता था। ऑर्फन शब्द का लिंग पहचानिए, जेंडर पहचानिए। ऑर्फन मतलब अनाथ, तो अनाथ का लिंग क्या हो जाएगा, कॉमन जेंडर हो जाएगा। बी ऑप्शन, कॉमन जेंडर वह होता है जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयोग किया जा सके। तो ऑर्फन लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, ठीक है, तो यहां पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट ए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, इनमें से कौन सा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन नहीं है। तो यहां पर देखिए इफ, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन नहीं है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को याद रखने का एक ट्रिक है दोस्तों, फैन बॉयज, ध्यान रखिएगा, फैन बॉयज, ठीक है, इससे आप याद रख सकते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को। एफ से आपका क्या हो जाएगा, फार, ए से आपका एंड, एन से आपका नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से एट, एस से सो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस। हिज थर्स्ट नॉलेज लेफ्ट हिम नो लीजर एनीथिंग एल्स। ज्ञान के लिए उसकी प्यास ने उसे किसी और चीज के लिए फुर्सत नहीं दी। तो यहां पर हिज थर्स्ट क्या हो जाएगा, फॉर, हिज थर्स्ट फॉर
यहाँ पर फॉर नॉलेज, लेफ्ट हिम नो लीजर, फिर आगे क्या होगा, फॉर एनीथिंग एल्स। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। द वर्ड फास्ट इन द सेंटेंस ही इज ए फास्ट राइटर इज। वाक्य ही इज ए फास्ट राइटर में फास्ट शब्द क्या है, फास्ट शब्द क्या है, तो एन एडजेक्टिव है। क्या है, एन एडजेक्टिव है। यहाँ राइटर दोस्तों एक संज्ञा है और फास्ट उसकी विशेषता बता रहा है कि लेखक कैसा है। तो तेज, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं, विशेषण कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिंपल सेंटेंस। कौन सा एक साधारण वाक्य नहीं है, तो यहाँ पर देखिए, सी रीड्स व्हाट सी लाइक्स। यह साधारण वाक्य नहीं है। सी रीड्स व्हाट सी लाइक्स एक साधारण वाक्य में दोस्तों केवल एक ही मेन वर्ब होती है, मुख्य क्रिया होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन में रीड्स और लाइक्स दो क्रियाएं हैं और यह व्हाट से जुड़ा है, तो इसे एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे, मिश्रित वाक्य कहेंगे। अगला प्रश्न है, द सेंटेंस ही विल बी प्लेइंग द पियानो इन द कंसर्ट डे आफ्टर टुमारो इज इन। यहां पर ही विल बी प्लेइंग द पियानो इन द कंसर्ट डे आफ्टर टुमारो इज इन वाक्य किस काल में है आपको बताना है। तो यह फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में है। किसमें है, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। इसे फ्यूचर कंटिन्यूअस भी कहते हैं। इसका नियम क्या है, विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब का आईएनजी। यह भविष्य में किसी कार्य के जारी रहने का बोध कराता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब ए फेमिनाइन जेंडर नाउन। किस वाक्य में क्रिया का कर्ता स्त्रीलिंग है, तो ऑल द फीमेल मेंबर्स हैव अराइव्ड। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ फीमेल मेंबर्स स्पष्ट रूप से स्त्रीलिंग संज्ञा है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। द मेथड ऑफ टीचिंग इन विच ऑफ द टीचर ट्राइज टू एस्टेब्लिश ए लिंक बिटवीन द फॉरेन लैंग्वेज वर्ड एंड द ऑब्जेक्ट विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ द लर्नर्स मदर टंग इज कॉल्ड। पढ़ाने की वह विधि जिसमें मातृभाषा का प्रयोग किए बिना सीधे विदेशी भाषा सिखाई जाती है उसे क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा द डायरेक्ट मेथड कहते हैं। डायरेक्ट मेथड का सिद्धांत ही यही है कि भाषा को सीधे उसी रूप में सिखाया जाए जैसे वह है, बिना अनुवाद या मातृभाषा के हस्तक्षेप के। चलिए नेक्स्ट है, इफ यू आर टेस्टिंग योर स्टूडेंट्स कॉम्प्रिहेंशन ऑफ रिटन इंग्लिश यू आर टेस्टिंग दियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दे हैव जस्ट। यदि आप छात्र की लिखित अंग्रेजी की समझ जांच रहे हैं तो आप यह जांच रहे हैं कि उन्होंने अभी क्या रीड किया, क्या पढ़ा। तो यहाँ पर रीड आपका राइट आंसर हो जाएगा। रिटन इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन तभी संभव है जब छात्र उसे पढ़ेगा, मतलब रीड करेगा। पढ़ने के बाद ही उसकी समझ का परीक्षण किया जा सकता है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। सही वाक्य यहां पर चुनना है। सही वाक्य कौन सा है, प्लीज लिसन टू योर टीचर। प्लीज लिसन टू योर टीचर। लिसन क्रिया के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन का प्रयोग अनिवार्य है यदि उसके बाद कोई कर्म ऑब्जेक्ट आ रहा हो। तो यहां पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। सही वाक्य का चयन करना है यहां पर करेक्ट सेंटेंस का। तो देखिए दोस्तों, आई डोंट बिलीव हिम। आई डोंट बिलीव हिम यह सही वाक्य है। बिलीव एक स्टेटिव वर्ब है। व्याकरण के अनुसार दोस्तों मानसिक अवस्था बताने वाली क्रियाओं जैसे कि बिलीव हो गया, नो हो गया, थिंक हो गया, लव हो गया, इसका प्रयोग कंटिन्यूअस फॉर्म आईएनजी में नहीं किया जाता है। इसलिए आई एम नॉट बिलीविंग गलत हो जाएगा, आई डोंट बिलीव सही हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए आई एम नॉट बिलीविंग है, गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स इज ग्रामेटिकली करेक्ट, कौन सा विकल्प व्याकरण की दृष्टि से सही है? तो ऑल दीज मेन आर जेंटल, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और डिटर्मिनर्स का नियम काम करता है। दीज एक प्लूरल मतलब बहुवचन शब्द है, इसलिए इसके साथ आने वाली संज्ञा भी प्लूरल होनी चाहिए, ठीक है। और मैन का बहुवचन मेन होता है, तो यहां पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, ही केम टू मी मिडनाइट, वह मेरे पास आधी रात को आया, तो यहां पर क्या भरा जाएगा? ही केम टू मी एट मिडनाइट। समय के निश्चित और छोटे बिंदुओं के साथ हमेशा एट का प्रयोग होता है, जैसे एट नाइट, एट मून, एट मिडनाइट, ठीक है। और इन का प्रयोग लंबे समय अंतराल के लिए होता है, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डज नॉट हैव एन एडजेक्टिव क्लास, किस वाक्य में एडजेक्टिव क्लास नहीं है, विशेषण उपवाक्य नहीं है? आई मेट हिम वेयर ही लिव्ड, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एडजेक्टिव क्लास वह होता है जो किसी संज्ञा की विशेषता बताए, ठीक है। तो यहां पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, आई मेट हिम वेयर ही लिव्ड। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रीपोजिशन, ही इज जूनियर मी, वह मुझसे छोटा है, कनिष्ठ है, तो यहां पर टू भरा जाएगा, क्या हो जाएगा? टू। ही इज जूनियर टू मी, ठीक है। तो यहां पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट कंजक्शन, आइदर ही इज मैड, ही फेंस मैडनेस, यहां पर क्या भरा जाएगा? यहां पर आर भरा जाएगा, आइदर ही इज मैड और ही फेंस मैडनेस, या तो वह पागल है या फिर पागलपन का नाटक करता है। देखिए दोस्तों, को रिलेटिव कंजक्शन का नियम है, आइदर के साथ हमेशा आर का जोड़ा बनता है, आइदर के साथ हमेशा किसका जोड़ा बनता है? आर का जोड़ा बनता है। इसी तरह से नाइदर के साथ नॉर लगता है। यहां पर पैसेज दिया गया है, पैसेज को पढ़ करके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए पैसेज को पहले पढ़ लेते हैं। टू फॉरगिव एन इंजरी is often considered to be a sign of weakness. It is really a sign of strength. It is easy to allow oneself to be carried away by resentment and hate into act of vengeance, but it takes a strong character to restrain those natural passions. The man who forgives an injury proves himself to be superior of the man who wronged him and puts the wrongdoer to shame. Forgiveness may even turn a foe into a friend. So mercy is the noblest form of revenge. चलिए इस पैसेज पर आधारित प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। द वर्ड स्ट्रेंथ इज ए, स्ट्रेंथ शब्द क्या है? तो यह दोस्तों ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है? ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। वह होती है जिसे हम देख या छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। स्ट्रेंथ एक गुण या अवस्था है, इसलिए यह भाववाचक संज्ञा है। वन हु डज नॉट टेक रिवेंज इज, वह जो बदला नहीं लेता है वह है। तो यहाँ पर ए स्ट्रॉन्ग मैन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पैसेज की पहली पंक्ति में दोस्तों लिखा गया था टू फॉरगिव एन इंजरी। यहाँ पर आगे आप देखेंगे, ध्यान से अगर पढ़े होंगे तो वहां पर लिखा गया था, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैन आपका राइट आंसर हो जाएगा। टू फॉरगिव एन इंजरी इज रियली ए साइन ऑफ स्ट्रेंथ, ऐसा करके लिखा था, तो यहाँ पर ए स्ट्रॉन्ग मैन आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। फिर से एक पोएम दिया गया है, इसको पढ़ करके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देना है। चलिए इसको पढ़ते हैं। She dwelt among the
untrodden ways beside the spring of Dove, a maid whom there were none to praise and very few to love, a violet by mossy stone, half hidden from the eye, fair as a star when only one is shining in the sky। प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है पोयम के आधार पर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अनट्रोडन। अनट्रोडन शब्द का क्या अर्थ है यहाँ पर पूछा गया है, तो अनएक्सप्लोर्ड, अनएक्सप्लोर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द करेक्ट फिगर ऑफ स्पेस यूज्ड इन द सेकंड स्टैंजा। दूसरे छंद में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। तो यहां पर कौन सा अलंकार है, सिमली, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कविता की पंक्ति थी फेयर एस स्टार व्हेन ओनली वन। जब दो अलग अलग चीजों की तुलना एस या लाइक शब्द का प्रयोग करके की जाती है तो वहां क्या होता है, सिमली होता है, उपमा अलंकार होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज या आर करेक्ट। कौन सा वाक्य सही है आपको यह बताना है। देयर इज फ्यू होप ऑफ हिज रिकवरी, ही शोड फ्यू कंसर्न ऑफ हिज नेफ्यू, ही शोड लिटिल मर्सी टू बी वैंकिस्ड। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर केवल सी, ओनली सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओनली सी आपका करेक्ट है। ठीक है, देखिए फ्यू का प्रयोग संख्या के लिए और लिटिल का प्रयोग मात्रा के लिए होता है। होप और मर्सी मात्रात्मक हैं, तो ए और बी में फ्यू क्या है, गलत है, और सी में लिटिल मर्सी सही है क्योंकि दया गिनी नहीं जा सकती। ठीक है, तो ही शोड लिटिल मर्सी टू बी वैंकिस्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज इन पास्ट परफेक्ट टेंस। वह वाक्य चुनिए जो पास्ट परफेक्ट टेंस में है। तो यहां पर देखिए, आई हैड रिटन माई लेटर बिफोर ही अराइव्ड। पास्ट परफेक्ट का नियम क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और इसमें इस नियम का पालन किया गया है, इसलिए पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट आर्टिकल। नील आर्मस्ट्रांग वाज फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन मून। नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर चलने वाले पहले व्यक्ति थे, तो यहां पर नील आर्मस्ट्रांग वाज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून, तो यहां पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द टीचर हैज बीन टीचिंग फॉर। शिक्षक 1 घंटे से पढ़ा रहे हैं, यहां पर क्या हो जाएगा, एन आवर। एन आवर, आवर शब्द एच साइलेंट से शुरू होता है, इसका उच्चारण स्वर ध्वनि आवर से होता है। जिन शब्दों का उच्चारण स्वर से शुरू होता है उनके पहले एन लगता है, तो यहां पर एन राइट आंसर हो जाएगा। एड द राइट सफिक्स टू प्लूरलाइज द वर्ड ऑक्स। ऑक्स को बहुवचन बनाने के लिए सही प्रत्यय यहां पर जोड़ना है, तो यहां पर en जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ऑक्सन बन जाएगा। तो यहां पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चेंज द वर्ड ग्रो इनटू नाउन बाय एडिंग वन ऑफ द सफिक्स गिवन बिलो। ग्रो क्रिया को संज्ञा में बदलने के लिए प्रत्यय जोड़े, तो यहां पर th जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा। तो यहां पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
तो ठीक है दोस्तों, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए 30 प्रश्नों में आपका कितना स्कोर सही हुआ है। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।